और उसमें एक आईएएस को बिठाया। उस सीएमई का जो पद जो उन्होंने क्रिएट किया, ये इस पद पे भी सबसे पहले ये बोला गया कि किसी चिकित्सा शिक्षक को बिठाएंगे, और सबसे पहले डॉक्टर जीएस पटेल साहब को बिठाया गया है। ठीक है। और उसके बाद उनको वहां से हटा के एक आईएएस को बिठा दिया गया। तो क्या ऐसी व्यवस्थाएं जहां पे पहले से, जैसे ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जो हम देख चुके हैं, इन सारे विभागों में पहले से आईएएस बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ऐसे विभाग में अभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं? क्या वो उच्च कोटि की व्यवस्थाएं हैं? क्या भारत में, भारत का जो स्वास्थ्य विभाग है या भारत का जो और दूसरे विभाग है जिसमें केवल प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, क्या ये विश्व स्तर का है? अगर वो विश्व स्तर का है और हम स्वास्थ्य विभाग को विश्व स्तर का पहुंचाना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आईएएस आके बैठे, हमें विश्व स्तर का बनना है। लेकिन मैं आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भी यहाँ विश्व स्तर की सारी चीजें हैं, जैसे कि इसरो हुआ या आईआईएस हुआ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है बेंगलोर का, या फिर आईआईटी हुआ जिसके नाम से भारत जाना जाता है, उस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में कोई भी आईएएस अधिकारी बैठा हुआ नहीं है। और उनको जो चलाने वाले लोग हैं वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो कि 25-30 साल इसी फील्ड में उन्होंने काम किया है। मुझे आज इस फील्ड में काम करते हुए 15 साल हो गए हैं। लेकिन अगर मैं अपने सीनियर डॉक्टर अधिष्ठाता महोदय या अधीक्षक महोदय की बात करूं, उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए अधिष्ठाता या अधीक्षक बनने के लिए। यानी आप सोचिए उनकी जो इस फील्ड में सेवाएं होंगी वो 25 से 30 साल की होंगी, उसके बाद वो अधिष्ठाता बन पाएगा। लेकिन क्या आईएएस को इस लेवल का ज्ञान है? और क्या वो इस प्रकार की कोई जानकारी या इस प्रकार की कोई पढ़ाई करके आते हैं, या ऐसी कोई उनको इच्छा शक्ति या भगवान ने ऐसा कोई उनको मिस्टीरियस ज्ञान दिया है या वरदान प्राप्त है कि वो एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किसी भी विभाग में, किसी भी स्पेशलाइज्ड विभाग में जाकर उसके सुप्रीम पद पे बैठ जाते हैं? ठीक बात। तो ये मेरी ये बहुत एक सिंपल सा सवाल है कि क्या ऐसा उनको कोई वरदान प्राप्त है? किस प्रकार से ये ऐसा करते हैं? और यदि किसी प्रकार से हमारे अधिष्ठाता महोदय में प्रशासनिक या इन सब चीजों की कमी है, तो एक जो ट्रेनिंग आईएएस अधिकारी 1 साल की देहरादून में करके आते हैं, वही ट्रेनिंग हमारे अधिष्ठाता महोदय या अधीक्षक महोदय को करवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक बात। जब हम 30 साल तक 25-30 साल तक पढ़ सकते हैं, तो क्या हम 1 साल प्रशासनिक अधिकारी की पढ़ाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक बात। तो कुल मिला के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ही कमान देनी चाहिए, वो व्यवस्थाओं में सुधार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर अशोक ठाकुर भी हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। प्रवीण जी, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। डॉक्टर अशोक ठाकुर, क्या लगता है ये व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए या बढ़ावा देने के लिए या नकेल कसने के लिए? नमस्कार महेंद्र जी। महेंद्र जी, जिस तरह से आपने बात रखी, तो मैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक उदाहरण रखूंगा कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टॉप मोस्ट जो ब्यूरोक्रेटिक कोर्ट्स होती है वहां पर लेटरल एंट्री को अलाउ करके और लेटरल एंट्री के द्वारा अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञों को जगह दी। तो इस तरह से उन्होंने एक नवाचार स्थापित किया कि किस तरह से जो हमारे डॉक्टर प्रवीण बघेल सर बोल रहे थे कि टेक्नोक्रेट्स के इस्तेमाल से देश ने कई जगहों पर नवीन ऊंचाइयां छुई है। अब इसके उलट दूसरी तरफ से देखें तो ये जो राजस्व के लोग हैं, तो आप राजस्व की कोई भी जगह उठा के देख लीजिए, तहसील या कलेक्ट्रेट, तो सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं भारत में होता है तो आप कहीं भी जाके देख लीजिए, इन जगहों पर ही होता है। तो क्या इनके आने से ऐसा विभाग जो कि सर्विस विभाग है, मतलब हमारे यहाँ का जो काम है उनके काम से बिल्कुल अलग है, हमें हमारे जो मरीज है उनको सेवा प्रदान करना है, तो ऐसे सर्विस विभाग में रेवेन्यू जनरेट करने वाले अधिकारियों को लाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यहाँ की व्यवस्थाएं और गिरेगी। अब इसी संबंध में एक छोटी सी बात मैं रखना चाह रहा था कि जो ये अधिकारी जिनको कि ये बीच में ला रहे हैं, तो अगर कमिश्नर के पास नहीं टाइम है तो इसके बिना भी मध्य प्रदेश में व्यवस्थाएं पहले ही चल रही थी। तो अगर कमिश्नरों को लगता है कि उनके ऊपर ये एक अतिरिक्त दायित्व है, तो पुनः हमारी जो पुरानी व्यवस्थाएं थी जिसमें कि डायरेक्ट डीएमई के अंतर्गत विभाग चलता था, आप उसको स्थापित कर दीजिए। और एक प्रशासन का सिद्धांत होता है, मूलभूत सिद्धांत होता है कि एक वरिष्ठ अधिकारी जो है वो उसके कनिष्ठ अधिकारी के अंतर्गत काम नहीं करेगा। तो एसडीएम स्तर का अधिकारी जो है वो कनिष्ठ अधिकारी होता है, तो उसके अंतर्गत अगर आप वरिष्ठ अधिकारी को रख रहे हैं, डीन और सुपरिटेंडेंट स्तर के अधिकारी को रख रहे हैं, तो प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत को भी तोड़ रहे हैं। मैं अभी माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का भी बयान सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है। तो क्या बिना शासन के संज्ञान में लाए ये काम किया गया?
अगर ऐसा हुआ है तो ये जो कार्य किया गया है न ये शासन के संज्ञान में लाया गया, न प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत के तहत है, तो मेरी माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इसमें जो भी दोषी अधिकारी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे और तुरंत ये जो मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन का कबाड़ करने की व्यवस्था चल रही है, हमारे शिक्षा के जो मंदिर है, चिकित्सा शिक्षा के जो मंदिर है, जिन्हें स्वायत्तता देकर और हम इनका विकास कर सकते हैं, उनको बर्बाद कर मध्य प्रदेश का चिकित्सा भविष्य को भी अंधकार में डालने का जो प्रयास कर रहा है, इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, अन्यथा एमटीए इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। बिल्कुल, एमटीए आंदोलन करने की तैयारी भी कर सकता है। जी सुमित जी, क्या लगता है कि जैसा ठाकुर साहब ने कहा है कि ऐसी स्थितियां बनेंगी तो क्या एक नया कॉन्फ्लिक्ट जिंदा हो जाएगा कि जैसे एक वरिष्ठ आपके डॉक्टर हैं वो कनिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स के अंदर में कैसे काम करेंगे? और सबसे अहम बात उन्होंने जो कही कि विभाग के मंत्री का बयान यदि आता है कि हमारे संज्ञान में ऐसा मामला नहीं है, तो ये संज्ञान में नहीं है तो फिर और सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर फिर ये व्यवस्थाएं लागू करने की बात कैसे? जी, इसमें कहीं न कहीं ये जो चीजें हैं ये शक स्वभाव पैदा करती हैं और दूसरा बड़ी ही ये दुखद और दुविधा वाली सिचुएशन है कि एक सीनियर अधिकारी जो है वो कनेक्ट के अंडर में कैसे काम करेगा और ऐसा आदेश लाने के पीछे किस तरह की मंशा है जिसकी शासन को भी जानकारी नहीं है और रातों रात इसको अचानक से चुपचाप तरीके से ला दिया गया है। तो ये भी देखने वाली बात है कि इसके पीछे जो है, मैं जैसा कह रहा था कि किस तरह की मंशाएं छुपी हुई हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है और अगर इसके पीछे कोई गलत मंशाएं हैं तो उस पर शासन को जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, सामने आना चाहिए कि आखिर मोटिव क्या है। डॉक्टर प्रवीण बघेल, क्या लगता है कि मोटिव क्या होना चाहिए जब जो मंत्री हैं विभाग के उनके संज्ञान में नहीं है? तो क्या ये सरकार का कुछ आप देखें कि ब्यूरोक्रेट्स का ही दखल बढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए कि ऐसा करने से कुछ सकारात्मक चीजें सामने आएंगी, या फिर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एमटीए का अगला रुख क्या होगा, आंदोलन? जी सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो है सरकार, अगर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को भी नहीं पता है कि ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने लाके इसमें बिठा दिया है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोलते हैं कि उनको नहीं पता है, तो इससे ये साबित होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अपनी मनमानी से ये सब चीजें किया है, या फिर शासन का प्रशासन पे कंट्रोल नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है इससे। तो ये तो बहुत विकट स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये बहुत विकट स्थिति है। इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें शासन को भी सोचना पड़ेगा कि क्या उनकी जानकारी के बिना ऐसे काम हो रहे हैं। और अगर ये तो हम लोगों ने बात उठा दी जिससे एक मामला संज्ञान में आया है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे मामले हों, ऐसे और भी कहीं सारे विभागों में और भी बहुत सारी चीजें हों जो प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारी में और शासन की जानकारी के बिना चल रहे हों। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा एक चीज है जो प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए और इस संबंध में उनको संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपने दूसरी चीज पूछी कि जो इस प्रकार की अगर कोई चीज होती है, मेडिकल गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाता है या चिकित्सकों के जो हम लोग नए जो चिकित्सक पैदा कर रहे हैं उन चिकित्सकों की गुणवत्ता में यदि किसी प्रकार से कोई भी गुणवत्ता में अगर कोई खिलवाड़ किया जाता है तो हम चाहेंगे मतलब इससे गुणवत्ता में खिलवाड़ की क्या दिक्कत हो सकती है? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो डीन के ऊपर रहेंगे, हालांकि डीन डिस्कस कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हों, इन हाउस मामले हों या फिर और कुछ मामले हों, वेलफेयर के मामले हों या डॉक्टर्स को भला करने के मामले हों। तो कुल मिलाकर ये एक सुझाव है कि मेडिकल के जो आपके डीन हैं कॉलेजों के, वो सीधे ब्यूरोक्रेट्स जो बीच में बिठाए गए हैं सर्वा उनको रिपोर्ट्स देंगे या फाइल देंगे और उसके बाद वो कमिश्नर के पास चली जाएंगे आपके। नहीं, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसमें समस्या ये है ना कि वो जो बीच में जो लोग आपके बैठेंगे ना उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि आप बोलेंगे कि हमारे मरीजों को कौन सी दवाइयां लगना है, हम गाइडलाइंस जो यूज करते हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस होती हैं, वर्ल्ड की गाइडलाइंस होती हैं जो यूज करके हम किसी मरीज का इलाज करते हैं, तो ये गाइडलाइंस फिर तय किस प्रकार से की जाएंगी? हमारे बजट के आधार पर तय की जाएंगी, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी सूझबूझ के आधार पर तय की जाएंगी। और हो सकता है वो इस प्रकार का आदेश भी पारित कर दें कि अब जो किसी मरीज को बुखार आ रहा है तो हम आदेश लिख कर देते हैं कि इस मरीज को बुखार कल से न आए वरना इस पे कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
इस प्रकार का आदेश लिख के दे सकते हैं वो। तो ये तो एक हास्यास्पद बात हो सकती है, इससे गुणवत्ता में खिलवाड़ बिल्कुल होना है। क्योंकि हम जो भी इलाज लिखते हैं, हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं मरीजों को, वो ट्रीटमेंट उसके सिम्टम्स पे बेस्ड होता है और उसकी बहुत सारी चीजें होती है जो माइनर क्राइटेरिया, जिसको सीखने के लिए हमने हमारी पूरी जिंदगी गुजार दी है। अगर उन सिम्टम्स को हम नहीं जानेंगे तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, अगर वो समझो कुछ दवाइयां हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कुछ दवाइयां हैं जो दवाइयां बहुत महंगी आती हैं, यदि हम वो दवाइयों को परचेस करना चाहते हैं क्योंकि वो मरीजों के लिए जरूरी है, हमारे क्षेत्र में उस प्रकार की बीमारी है और वो मरीजों को जरूरी है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी जो है उस बजट का बहाना करके या किसी भी प्रकार से, ये बजट नहीं है ये करके या ये जरूरी नहीं है, इस प्रकार से करके वो रोका जा सकता है। तो अल्टीमेटली इसका नुकसान जो होना है वो मरीजों को होना है और उसके बाद जो मरीजों के साथ साथ उनसे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को इसका तो नुकसान होना है सारी चीजों का। तो एमटीए का अगला रुख क्या होगा? एमटीए का अगला रुख हम जो है स्ट्रांग कदम लेंगे। यदि ये वापस नहीं लिया गया आदेश और इसको पीछे के रास्ते से सारे मेडिकल कॉलेज या कहीं भी लागू करने की कोशिश की गई, तो हम पूरे मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज सड़क पर उतरेंगे और सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप कर देंगे। इसके साथ साथ ये केवल मैं मेडिकल चिकित्सा शिक्षकों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिला चिकित्सालय में कार्य कर रहे चिकित्सकों के बिहाफ पे भी, वो भी हमारे उसमें हमारे साथ है। ठीक बात है। डॉक्टर अशोक, क्या लगता है कि जो डॉक्टर प्रवीण ने कहा कि अब एक्शन मोड का समय है एमटीए के लिए, दरअसल सरकार की यदि मंशा ना होती तो ये आदेश जारी ना होते, तो क्या रहेगा? आदेश वापस हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स का आप स्वागत करेंगे मेडिकल कॉलेजों में कि ठीक है व्यवस्थाएं बन जाएं, सुचारू रूप से चलने लगे, या फिर आंदोलन की राह है? 3 ही विकल्प हैं आपके पास। महेंद्र जी, जिस तरह से ये व्यवस्था लागू करने की पिछले बैकडोर से एंट्री करने की कोशिश जो की जा रही है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि अगर इसको बैकडोर से या फ्रंट डोर से कहीं से भी लाने की कोशिश की तो एमटीए ही नहीं, इन चिकित्सा महाविद्यालयों से इतने जो सालों का इनका इतिहास रहा है, यहाँ से पास आउट जो डॉक्टर्स पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत और पूरे विश्व में जो काम कर रहे हैं, वो सब लोग इन शिक्षा के मंदिरों पर प्रशासनिक अतिक्रमण करने का विरोध करेंगे और हम अपने आंदोलन को किसी भी स्तर पर ले जाके इस कार्रवाई को तो रोकेंगे। आप एक बात बताइए कि अगर ये इतना नवाचार की बात कर रहे हैं तो भारत में किसी और राज्य में ऐसी चीज क्यों नहीं है? भाई मध्य प्रदेश में ही ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्योंकि मध्य प्रदेश में लाल फीताशाही इतनी हावी हो गई कि जो टेक्निकल विषय है, जहाँ पर की विषय विशेषज्ञों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिस सिद्धांत को माननीय प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं, उस सिद्धांत को किनारे कर और इन शिक्षा के मंदिरों पर एक तरह से आक्रमण है और इनको नष्ट करने का प्रयास है। अगर इस तरह का प्रयास शासन ने किया तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसे लागू तो नहीं होने देंगे। बिल्कुल। प्राथमिक तौर पर क्या करेंगे डॉक्टर प्रवीण? जाएंगे, किसी से मिलेंगे? तो हमने हमेशा से खुला हुआ रखा है सर, लेकिन हम कई बार से मांग कर रहे हैं कि हमसे आके राउंड टेबल पे बातचीत की जाए, हमसे बैठ के बातचीत की जाए, लेकिन सरकार इस बातचीत वाली जो हमारी बात है उस पर सरकार ने अभी तक गौर नहीं किया है। हम 3 अप्रैल को भी हम लोगों की एक प्रदेश स्तर की बैठक हुई थी जिसमें सारे अध्यक्ष, सारे एमटीए के अध्यक्ष और सचिव उसमें इकट्ठा होकर उन्होंने बातचीत की थी। उसमें भी हम लोगों ने उनको एक लेटर देकर बातचीत के लिए बुलाने के लिए उनसे आग्रह किया था, लेकिन अभी तक हमारे पास इस प्रकार का कोई जो है उनकी तरफ से इन्विटेशन नहीं आया। तो सरकार की पहल का इंतजार रहेगा कि एमटीए कोई और पहल करेगा? नहीं, सरकार की पहल का बिल्कुल इंतजार रहेगा। अगर ये लागू सरकार की पहल यदि करनी होती तो आदेश का क्यों लागू करते? जी, उन्हें पहल करनी होती तो फिर आदेश ही सीधा क्यों लागू हो जाता? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। अगर ये सरकार मान नहीं रही है, इसका मतलब यही है कि सरकार ने सीधा आदेश लागू कर दिया। लेकिन अब इसमें एक संशय की स्थिति है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। संशय की स्थिति वो ये है कि जब प्रशासन को नहीं पता है, जब चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, उनका बयान है मीडिया में, तो जो उनका बयान है हम उसको तो मायने रखेंगे ना। और जब उनको नहीं पता, इसका मतलब ये प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री को इस बारे में पता नहीं है,
तो हम अपने आपके माध्यम से हम ये बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। ये जो उनकी मनमानी है, इस मनमानी को जो